Hello everyone, welcome back to the classes Biology with Priyanka. In continuation with the chapter 2 class 11th, now we are going to discuss. The topic is virus. Before we have discussed our Monera and Protista and fungi, right? These were different organisms. They can be classified as Monera can be classified as prokaryote, fungi can be classified as eukaryote, Protista were eukaryotes, and those that we are going to discuss in next sessions, that is plant and animals, both are eukaryotes. But these are special. They cannot consider either as eu or prokaryote because they are not even cells. अगर यूकैरियोट या प्रोकैरियोट हम किसी को कहते हैं तो उन्हें कहते हैं जिनके पास एक सेल हो, राइट. बट वायरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेल. So these are acellular organism, very special creatures. They do not have very special as well as very harmful creatures because they do not have definite cell, and because they do not have definite cell, they are the one that are at debate that are living or non living. क्योंकि सेल क्रिएचर ही नहीं है तो ये भी एक डिबेट है, क्या ये लिविंग भी है या नहीं. बिकॉज वेन एवर दे आर आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनाइज्म दे कैन नॉट शो एनी करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म. वो लिविंग की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते, और जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. और वेरी स्पेशल और कह सकते हैं बहुत चतुर क्रिएचर हैं, राइट. बहुत इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं. Virus are internal obligate parasite. That's what I am discussing now. So let's just get started with virus. First point is virus. What are virus? Right? There is a question mark. What are virus? अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो what are actually virus? Virus are internal obligate parasite. This was an initial definition. इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, देखिए पैरासाइट एक बहुत ही कॉमन टर्म है, यानी वो जीव जो कि किसी और पे डिपेंड करता है इवन अपनी बेसिक नीड्स के लिए, राइट. खाने के लिए, पीने के लिए, आगे जनरेशन बनाने के लिए, वो सब उस पर दूसरे पे डिपेंड करता है, तो दैट इज़ पैरासाइट. ओके, तो वायरस एक पैरासाइट है. इंटरनल ऑब्लिगेट मतलब अंदर रहता है, और ऑब्लिगेट मतलब आज्ञाकारी. अगर वो लिविंग होस्ट नहीं है तो वो उसके बिना जीवित नहीं रह सकता. दैट इज़ अगर लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर है तो लिविंग है, अदरवाइज दे हैव नो एग्जिस्टेंस, दे आर नॉन लिविंग. सो दैट इज़ इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट. बट ऑफकोर्स अभी हमने सुना है कि हमारा कोरोना वायरस जो है वो सरफेस पे भी पाया जाता है. सरफेस तो लिविंग बॉडी है ही नहीं, राइट. दिस टर्म वॉज टेकन एज इनिशियल टर्म, इनिशियल वे. तो इनिशियली जब वायरस को डिस्कवर किया गया तो माना गया कि इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट कैन नॉट बी फाउंड लिविंग वेन एवर इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड अ लिविंग बॉडी. बट सो दैट वॉज मोस्ट ऑफ द वायरस आर ऑफ दिस काइंड. टर्म वायरस मीन्स विनोम, राइट. विनोम दैट इज़ पॉइजनस फ्लूइड. विनोम सांप के जहर को कहते हैं, राइट. तो पॉइजनस फ्लूइड, वैसे कोई भी टॉक्सिक हो जो भी जिसको पीते ही क्या कहते हैं इंस्टेंट डेथ हो जाए, दैट इज़ उसको ये टर्म दिया गया. तो जो वायरस है ये टर्म निकली है किससे? विनोम से, पॉइजनस फ्लूइड. दैट टर्म वॉज फर्स्ट गिवन बाय लुइस पास्चर. नाउ हाउ इट इज़ और व्हेन इट इज़ डिस्कवर्ड? इन 1892 virus were first discovered by D.J. Vanowski. He has found a special condition that in a tobacco leaf there are some mosaic kind of structures are forming. इस तरह से कर्ली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसके अंदर बन रहे थे, और जो ये मोज़ेक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत सारी लीव्स में हो गए थे. तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ मोज़ेक जैसा स्ट्रक्चर है उसको कट किया और फिर उसको चॉप कर दिया, और चॉप करने के बाद उसने एक बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास किया या बैक्टीरियल मैश से पास किया. वो ऐसे फ़िल्टर्स थे जिनके अंदर जो पोर्स हैं वो बैक्टीरिया के साइज़ से छोटे थे, यानी बैक्टीरिया तो पास ऑन उसमें से नहीं कर सकता. तो अब जो फ़िल्टर उसमें निकल के आया तो इवानोव्स्की को लगा, ये साइंटिस्ट को लगा कि भाई अब जो है ये जो हमारे पास फ़िल्टर आया है ये बिल्कुल सेफ़ है, पर एक बार ट्रीट करके देख लेते हैं और जो हेल्दी लीव्स है ताकि पता चल जाए क्या ये हेल्दी, क्या ये हो गया है फ्री या नहीं, राइट. तो उन्होंने एक हेल्दी लीव पे इसका ट्रीटमेंट करवाया, उसको ऐड किया. लेकिन जब हेल्दी लीव पर ये एक्सट्रैक्ट डाला गया
तो देखा थोड़े दिनों बाद उसके अंदर भी फिर से ये मोज़ैक जो है वो आ गया था। तो ये इनका तो इन्होंने माना कि बैक्टीरिया फिल्टर्स से तो ये पास ऑन नहीं हुआ, ये डिजीज़ तो अभी तक है और यहाँ पर ये फैल रही है। तो अगर ये डिजीज़ अभी तक है मतलब वो बैक्टीरिया से तो छोटे हैं, राइट, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, दोज माइक्रोब, these are those microbes that are smaller than bacteria। then M.W. बेजरनिक ने इसी चीज़ को देखते हुए कहा कि क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस लीव एक्सट्रैक्ट से एक हेल्दी प्लांट पर फैल रही है, सो ये एक तरह का ऐसा फ्लूइड है जो फैलता है। तो उन्होंने अपनी भाषा में नाम दिया कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। सो वायरसेस आर कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, दैट मीन्स कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। ये एक तरह के फैलने वाले लिविंग फ्लूइड हैं, राइट। M.W. स्टैनली ने वायरस का एक क्रिस्टलाइज, एक ऑर्डर्ड फॉर्म दिखाया कि वायरस कैसे दिखते होंगे। आफ्टर डिस्कवरी लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने कुछ डिस्कवरीज देखी, उनके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 दैट इज़ दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड यूजिंग बैक्टीरियल फिल्टर्स। ऑफकोर्स ये बहुत छोटे हैं, ये इसलिए बैक्टीरिया से छोटे हैं, पर कितने छोटे हैं, इनका साइज़ नैनोमीटर्स में जाता है। बैक्टीरिया का साइज़ होता है 10⁻⁻⁶ और इनका साइज़ होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, यानी 1/10⁹ मीटर, इतने छोटे साइज़ के, राइट। क्योंकि इतने छोटे साइज़ के हैं तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो ये देखे नहीं जा सकते। वायरस कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट जो हैं वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और उनके सेल्स को लेकर, और एक आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब और मीडियम के अंदर जो है क्रिएट करते हैं वो कंडीशन जिसमें प्लांट्स जो हैं वो बाहर ग्रो कर जाते हैं। आपको स्टेम सेल का भी शायद पता हो, उसमें भी कुछ लिविंग क्रिएचर जो है बनाए जा सकते हैं। IVF और बहुत सारी इनविट्रो टेक्निक से ह्यूमन बींग्स भी आजकल बनाए जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स भी एक प्रोजेनी के फॉर्म में उनका कुछ ना कुछ सेल या फिर टिश्यूज़ जो है वो बनाए जा पा रहे हैं। प्लांट्स, बैक्टीरियाज, दे कैन बी ग्रोन, राइट, बट दीज वायरसेस ये इतने ज़्यादा नटखट हैं दैट दे कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, राइट। अपने आप तो ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि आपको इन्हें ग्रो करना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रो कर जाए। दे यूज़ टू मल्टीप्लाई बाय होस्ट मशीनरी। अब होता क्या है, आपने हाईजैक का केस सुना होगा। क्या होता है कि आतंकवादी जो हैं वो एरोप्लेन पे हाईजैक कर लेते हैं और फिर सरकार से कहते हैं कि भाई हम जो कहेंगे हमारी मांगें पूरी करो। इसी तरह से वायरस के साथ होता है। वायरस क्या करते हैं कि वो अटैक कर ले, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आ गए तो वो अटैक करते हैं। अब वो होस्ट मशीनरी को पूरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अगर होस्ट आप हुए तो लिविंग बॉडी यानी ह्यूमन बींग को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। अब वो उनकी एनर्जी, उनके प्रोटीन, उनके कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके अपने पार्टिकल्स बनाएंगे, नए वायरस बनाएंगे, ओके। और इससे क्या होगा, होस्ट जो है उन पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो अपना काम तो कर ही नहीं पा रहा। देयर इफेक्ट कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय कीमोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। नाउ देखिए, कीमो एंड थर्मोथेरेपी। अब आप आजकल भी देखते हैं कि किस तरह से आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं सरफेसेस पे, किस तरह से यूवी थर्मल स्प्रे लगे होते हैं, जगह जगह पे यूवी थर्मल एरियाज़ होते हैं। क्यों होते हैं वो एरिया? वो इनएक्टिवेट करने के लिए तो होते हैं। और किसको? कोरोना वायरस को, और जो कि एक वायरस है। मोस्ट वायरस आर फाउंड टू बी इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। सी, मोस्ट, नॉट ऑल, राइट, most but not all, but of course internal obligate parasite, that whenever they are in living host, inside their living host, only then they can be living, otherwise they are non living, and they use host machinery, internal obligate parasite. Okay, now let's see in how many range they can be found, कितने sizes हो सकते हैं इनके। देखिए, वायरस कैन बी ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपने लेबोरेटरी में ज़रूर माइक्रोस्कोप देखे होंगे, लाइट माइक्रोस्कोप। देयर इज अनदर थिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देयर आर साइज दैट दे कैन बी पुट ऑन अ टेबल, राइट, एटलीस्ट ऑन अ टेबल। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज सच अ थिंग दैट दे आर ह्यूज, दे आर ऑफ अ साइज ऑफ अ रूम। एक रूम के साइज़ के होते हैं, एक आपके रूफ तक आता है उनका सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर अ वेरी लार्ज थिंग because they have a high specific device so that they can be seen a very microscopic things like virus. Okay,
तो ये आपके नॉर्मल लेबोरेटरी में तो नहीं देखे जा सकते, इतने बारीक, इतने छोटे हैं, कितने, क्योंकि ये है नैनोमीटर्स में। ओके, आप ये देख सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल -9, फिर इसके बाद प्रोटीन, फिर इसके बाद वायरस, राइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनके लिए होता है। फिर उसके बाद राइबोसोम्स भी छोटे ही होते हैं, आपके सेल में राइबोसोम भी होता है। तो देखिए वायरस यहाँ लाई कर रहा है। इसके बाद एक पॉक्स वायरस है जो कि बड़ा है ऑफ कोर्स, जो इस रेंज में आ रहा है, और ये है बैक्टीरिया। ज़्यादातर वायरस इस रेंज के पीछे ही आते हैं, कुछ वायरस बड़े भी होते हैं। पॉक्स वायरस एंड मामा वायरस आर सम ऑफ द लार्जेस्ट वायरस that can be seen by light microscope that is present in your laboratory, even highly specified laboratory में वो present होता है। आपके वहाँ पर compound microscope है और ये light microscope भी होते हैं। मामा वायरस आर एक्सेप्शनली larger from bacteria, even from bacteria। कुछ वायरस, पोक्स वायरस बड़ा है, बट मामा वायरस बैक्टीरिया से भी बड़ा है, क्योंकि इसका रेंज मिलीमीटर में आ जाता है, 10⁻³ तो these are extremely large viruses। Then structure, okay, so what is the structure of these virus? मैंने कहा क्योंकि ये सेल तो है नहीं। अब सेल नहीं है बिकॉज इसके पास कोई ऑर्गेनल नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन फिर इसके अंदर क्या है, राइट। सो अ वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। आपने न्यूक्लियस सुना है, आपने ये भी देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं क्लास 9th में, राइट। सो न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, राइट, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या होता है, डीएनए, राइट। क्रोमोसोम के फॉर्म में केवल एक ये चीज़ होती है, डीएनए। लेकिन वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, राइट। या तो आरएनए या तो डीएनए, इनमें से कोई एक न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होगा, यानी न्यूक्लियस में एसिड के फॉर्म में होगा, ओके। लेकिन बाहर कोई ऑर्गेनल नहीं है इनके पास, बाहर सिर्फ एक क्या है, आउटर कोट, जो कि बना हुआ है प्रोटीन्स से, दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड, ओके। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, ओके। कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ है इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, ओके। न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड विद प्रोटीन कोट, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन कोट से कवर्ड होता है, दैट इज कैप्सिड, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर्स, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए, अब ये न्यूक्लिक एसिड है, या तो आरएनए या तो डीएनए, उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, कैप्सिड, इस 6 साइड का जो है कैप्सिड। और ये जो एक स्मॉल यूनिट आप देख रहे हैं ना, ये स्फेरिकल यूनिट जो बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सोमर, ओके। इन सम वायरसेस देयर इज एन एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ओके। कुछ वायरसेस में इस कैप्सिड के ऊपर भी एक लेयर होती है, आप ये देख रहे हैं। कुछ वायरस केवल ऐसे होते हैं और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं। तो जिनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एनवेलप, आर बेसिकली एन इन्फेक्शियस पार्ट, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, इस लेयर को हम कहते हैं एनवेलप। ये भी प्रोटीन से बनी होती है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइको प्रोटीन अटैच होता है। ग्लाइको इज अ टर्म फॉर समथिंग कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ओके। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लेयर होती है। अब आप देख रहे हैं ये किस तरह से एक ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, एक स्टिक एंड बॉल स्टिक जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये जो बॉल और स्टिक जैसे स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये जाके किसी होस्ट के सेल पे जाके बाइंड करने वाली है, ओके। ये बाइंड करने के लिए है वहाँ पर। तो ये किस तरह के क्या है, ये होस्ट के सरफेस पे अटैच करने, उस पे इन्फेक्शन फैलाने के, यानी इन्फेक्शियस पार्ट है। लेकिन क्या जिनके पास ये सरफेस नहीं होगा वो इन्फेक्शन नहीं फैलाते, वो अच्छे वायरस हैं? नहीं, वो भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। उनके लिए वही लेयर कैप्सिड का काम, कैप्सिड उसी तरह का काम करती है, ओके। वो इसी तरह से सेल पे जाके अटैच हो जाते हैं, ओके। ओके, सो they enter in the host system by using these spikes, glycoprotein layer. now अगर वायरस इस तरह का है तो हम उसको बोलेंगे नॉन एनवेलप, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, तो नॉन एनवेलप्ड वायरस, ओके। लेकिन अगर वायरस इस तरह का है तो हम उसको बोलेंगे
एनवेलप्ड वायरस। ओके, तो जैसे तो चलिए देखते हैं आगे वायरस का शेप। सो वायरस कैन बी ऑफ वायरस कैन बी ऑफ एनवेलप्ड एज वेल एज नॉन एनवेलप्ड शेप, यह भी हमने देखा। और वही एनवेलप और नॉन एनवेलप में कुछ शेप्स होती हैं। देखिए, नंबर 1 नॉन एनवेलप्ड वायरस, यानी उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सिड है। ओके, तो दीज आर ऑफ 2 टाइप, आइकोसाहेड्रल और हेलिकल। ये देखिए आइकोसाहेड्रल है एंड लेट्स जस्ट सी इट और जूम इट। ओके, यू कैन सी इन दिस थिंग दैट ये जो वायरस है इसका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का वायरस है जैसे इसमें कितने 20 फेस ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी इस साइड ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगुलर फॉर्म है, यानी ये इस तरह का फेस है जिसमें सारे साइड किससे बना हुआ है, ट्राइंगल से। आइकोसाहेड्रल वायरस, it says that the capsomers are so joined that they make 20 triangular face। कैप्सोमर्स यूनिट जो है वो इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि 20 ट्राइंगल्स इसमें टोटल बन जाते हैं और वायरस का सरफेस बना देते हैं। देखिए ये एक ऐसी इमेज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, और इसी तरह से ये भी एक ट्राइंगल है, और ये भी एक ट्राइंगल है, और ये भी एक ट्राइंगल है, राइट। हेलिकल वायरस, देखिए यहाँ हेलिकल वायरस में आप ये देख रहे हो कि ये एक जो चीज़ दिख रही है यहाँ, ये जो चीज़ एक एक दिख रही है, ये एक एक यूनिट क्या है, कैप्सोमर है। और व्हेन दे ऑल आर जॉइनिंग टुगेदर दिस इज फॉर्मिंग अ हेलिकल कैप्सिड, दे आर फॉर्मिंग अ शेप हेलिकल। इस तरह से जॉइन हो रहे हैं सारे कैप्सोमर्स, इस तरह से एक यूनिट में जॉइन हो रहे हैं, दैट दे आर फॉर्मिंग अ हेलिकल यूनिट। ओके, कैप्सोमर्स आर सो जॉइंड दैट दे आर फॉर्मिंग अ हेलिकल शेप। एक हेलिकल शेप एनवेलप बना रहे हैं जो कि अंदर से हॉलो है, और उसके अंदर क्या है, कैप्सिड और न्यूक्लियस, सॉरी कैप्सिड और अंदर न्यूक्लिक एसिड। ये आप न्यूक्लिक एसिड इस तरह से बाहर आते हुए देख रहे हैं, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। ओके, एग्जाम्पल इज टबैको मोजाइक वायरस TMV, राइट, द फर्स्ट वन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय वैनोवस्की बेंजरनेक, राइट, TMV टबैको मोजाइक वायरस है, ये हेलिकल होता है। अब एनवेलप्ड वायरस, कुछ वायरसेस एनवेलप्ड ऑफ कोर्स, तो दूसरा टाइप का एनवेलप है जिसके अंदर अलग अलग शेप हो सकती है। एक ऐसे एनवेलप्ड वायरस हो सकते हैं जो बिल्कुल सिंपल शेप के हैं, जैसे कि ये आप जो शेप देख रहे हैं स्फेरिकल है, राइट, स्फेरिकल और आइकोसाहेड्रल शेप है, लेकिन इसके ऊपर एक एनवेलप भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्पाइक्स हैं, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है। That means they have an envelope and over that there is spikes. Example is influenza virus. Other is complex enveloped. ये ऐसे enveloped वायरस है जिनके पास अलग अलग शेप है। आप ऊपर देखेंगे आइकोसाहेड्रल है, बीच में देखेंगे हेलिकल है, और साइड में देखेंगे फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स। ऑल आर तीनों ने मिलकर, तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक ही में है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स वायरस, राइट। These are special virus because they infect bacteria, hence they are known as bacteriophage. Okay, and they are according to their number, T2 bacteriophage, T4 bacteriophage and extra. आप ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख सकते हैं किस तरह से इसके जो ये टेल्स हैं, जैसे लेग होती है ना, किसी की टांगे होती हैं, उसने गढ़ा रखी हैं किस पे, बैक्टीरियल सेल सरफेस पे। Now in NCERT this diagram have been given, so this is a basic structure of bacteriophage that you need to study in detail. Bacteriophage is a complex virus with head, neck and tail. So head, neck and tail, right? These are tail, head, neck and tail. Okay, in head you can see a double stranded DNA genome is present that is covered with a protein capsid. Okay, above that there might be an envelope or not be, because it is enveloped तो इसमें है. It is connected to neck by a collar. Okay, neck is attached to the head by a protein collar. Extend to make a sheath. आगे वो हेलिकल शेप का क्या बना लेता है, शेथ, ठीक है। अंदर जो एक ये जो बाहर है ये कैप्सिड लेयर है, और कैप्सिड से बना हुआ लेयर है जो कि हेलिकल फॉर्म में है, राइट।
then this neck is attached to the tail part by the help of this basal plate. Okay, and from that the many fibers are coming out, and these fibers help to absorb the virus on the surface. Sorry, not absorb, adsorb. Adsorb मतलब केवल सरफेस तक रहते हैं, सरफेस के अंदर नहीं घुसते हैं. ओके, ना घुसता क्या है सरफेस के अंदर, जिस तरह से अटैच हो जाते हैं एक स्पेसिफिक होस्ट में, तो ये अपना डीएनए इस कैप्सिड से निकाल कर, क्योंकि ये हॉलो है तो इसमें से होता हुआ यानी नेक में से होता हुआ बाहर निकल जाता है किसमें, होस्ट सेल में. ओके, अच्छा ये करते क्या है वहाँ जाके, अगर इसका डीएनए वहाँ चला गया तो अब ये जाके होस्ट के डीएनए में इसको अटैच कर देंगे अपने डीएनए को, और जैसे ही अपना उनका डीएनए होस्ट के डीएनए में अटैच हुआ तो वो क्या करेंगे, होस्ट का डीएनए अपना डीएनए बनाना चाहेगा, बट बन किसका रहा है नया नया डीएनए, वायरस का. उसी डीएनए से अपने और पार्टिकल्स बना लेगा, और सारे पार्टिकल्स जो है वो जुड़ के नए वायरस बना लेंगे, और इनकी जो जनरेशन है वो हमारे होस्ट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग एंड एनी एनिमल्स, उनके अंदर इनका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा. वायरसेस इन डिफरेंट होस्ट, वायरस अलग अलग होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज ऑल वायरसेस हैव अ स्पेसिफिसिटी फॉर अ स्पेसिफिक होस्ट. किसी एक सबको परेशान नहीं कर सकता एक वायरस, हर वायरस का एक होस्ट होते हैं, कुछ रेंज होती है कि इन्हीं को इन्फेक्ट कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं. वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, जो इंसेक्ट को, और जो साइनोबैक्टीरिया को अपने चैप्टर में पढ़ा है, राइट, ये सारे आरएनए वायरसेस होते हैं. और जो एनिमल और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं. ओके, इनके अंदर डीएनए होता है. वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उस क्लास ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरियोफाज, और वही जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं साइनोफाज. वायरस के इन्फेक्ट क्या है ह्यूमन कम्युनिटी पे, भाई ज़्यादातर तो हार्मफुल हैं, बहुत सारे डिजीज़ ये कर सकते हैं. ठीक है, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, then Ebola, of course you can see polio is an epidemic at its time before vaccine. 16,316 paralytic polio cases आए थे, this was in news. Then Ebola at the time in Western Africa, Ebola was an epidemic, और fertility rate क्या था, जिन्हें भी हुआ है उसमें 50% जो है वो they will die. कोरोना अभी आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस जो है, राइट. अब पेंडेमिक इट इज़ नॉट एपिडेमिक. देखिए, एपिडेमिक मतलब जो एक एरिया में एक ही टाइम पे फैले, पेंडेमिक मतलब पूरे नेशन में जो एक ही टाइम फैले, मतलब पूरी एक से ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा कंट्री में फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड फैल रहा है एक ही टाइम पे. और इंडिया में आप देख सकते हैं 6 मिलियन के पार चले गए हैं केस. यूजेस, क्या यूज़ हो सकता है, क्या ह्यूमन कम्युनिटी के कोई काम आ सकता है. देखिए, हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं बहुत सारी वैक्सीन बनाने के लिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को. और एक क्वालिटी किसी बैक्टीरिया के अंदर है, एक क्वालिटी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर है. तो ये जो वायरस है ना, जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनके टेल फाइबर पे और इनके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाता है. ओके, तो ये क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे को करते हैं. जब ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे होंगे तो ये वहाँ पर उसका डीएनए भी ट्रांसफ़र कर देंगे. सो वायरस कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. अब हमारे को जो दो क्वालिटीज़ चाहिए थी, साइंटिस्ट इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं. हमें दोनों की क्वालिटी चाहिए थी तो हम एक ही बैक्टीरिया में वो डाल लेते हैं. एक बार वायरस को वहाँ से इन्फेक्ट करवाया, फिर उसके बाद उसे दूसरे पे इन्फेक्ट कराया, दोनों क्वालिटीज़ एक ही में आ गई, राइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन. सो साइंटिस्ट कैन मैनिपुलेट दिस. ये चतुर है, लेकिन साइंटिस्ट को उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के इसका हेल्प लेनी होती है. नाउ अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो OID मतलब डिवॉइड. ओके, सो दिस टर्म मीन्स those viruses that are devoid of something. Devoid of something means they lack something. What is? They lack protein coat. ये वो वायरस है जिनके पास ना तो एनवेलप है ना तो प्रोटीन कोट है, केवल जेनेटिक मटेरियल है, और वो भी कैसा, RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दैट इज़ इन सर्कुलर फॉर्म. एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि क्या बन गया है, लूप बन गया है. ओके, दैट आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स. ओके, ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है बट स्मॉलेस्ट है. सो स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक एजेंट. फर्स्ट दे वर फाउंड टू कॉज अ प्लांट डिजीज इन पोटैटो स्पिंडल डिजीज बाय डिनार.
Theodor Otto Dinar. And next, cellular organisms are nothing but proteins that is present already in your body. जब आपकी बॉडी प्रोटीन्स बनाती है तो दे हैव अ स्पेसिफिक फोल्डिंग, और वो फोल्डिंग के हिसाब से ही बाकी सारे काम बनते हैं. सब एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन उनकी फोल्डिंग पे डिपेंड करता है कि वो आगे जाके क्या आपकी बॉडी को देने वाले हैं, क्या यूटिलाइज करने वाले हैं. बट दोज प्रोटीन दैट गेट मिसफोल्डेड, राइट, मिसफोल्डेड तो हो गए, गलत फोल्ड तो हो गए, लेकिन अगर इन मिसफोल्डेड प्रोटीन के पास एक एबिलिटी है कि मिसफोल्डेड स्ट्रक्चर शेप जो है वो दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट. दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिट दिस मिसफोल्डेड शेप ऑन टू नॉर्मल वेरिएंट ऑफ द प्रोटीन. तो नॉर्मल जो काम कर रहा था प्रोटीन, उसके अंदर भी अपनी शेप डाल दी, उसके अंदर भी अटैच हो गए जाके, और वो उसका काम भी ख़राब कर देंगे, राइट. दीज आर prions. So they are not cellular organisms, but they are misfolded proteins. They characterize several fatal and transmissible neurodegenerative diseases. यानी ये ज़्यादातर जो है क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ कर सकते हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. न्यूरो डिजनरेटिव, इन न्यूरो मीन्स ब्रेन, डिजनरेटिव मतलब कुछ ख़राब करना, यानी ब्रेन के ऑर्गन से छेड़छाड़ करने वाली डिजीज़ है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज मेनी अदर एनिमल्स. That is Creutzfeldt-Jakob disease in humans and bovine spongiform encephalopathy, that means BSE, that is mad cow disease, very common. So these are about cellular organisms or virus. So let's end this session now. We will meet in next session. Thank you. Don't forget to like and subscribe my channel.